नमस्कार, द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास पतंजलि योग सूत्रों पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ अंश हैं। इसका शीर्षक है सेलेस्टियल मैकेनिक्स ऑफ द पतंजलि योगा सूत्रास। और आज हम जो समझने की कोशिश करने वाले हैं वो पहली नजर में शायद थोड़ा अजीब लगे। थोड़ा नहीं, मुझे लगता है काफी अजीब। हाँ, कि कैसे हजारों साल पहले ऋषि मुनि सिर्फ आसमान को देखकर, सूर्य, चंद्रमा, तारों पर ध्यान लगाकर ब्रह्मांड और यहाँ तक कि चेतना के गहरे राज जानने का दावा करते थे। और ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से ब्रह्मांड को अपनी चेतना के लिए एक प्रयोगशाला, एक लैब की तरह इस्तेमाल करना है। ये आइडिया ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार की गहराइयों में उतरते हैं। हम खास तौर पर योग सूत्र के तीसरे अध्याय के 3 सूत्रों पर ध्यान देंगे, 3.26, 27 और 28 जी, जो सूर्य, चंद्रमा और ध्रुव तारे से ज्ञान पाने की बात करते हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है। आज हमारे पास हबल टेलीस्कोप है, इतना सारा डेटा है, और वो लोग सिर्फ अपनी एकाग्रता की शक्ति से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन था? यही तो पतंजलि के योग सूत्रों की खूबसूरती है। वो बताते हैं कि बाहरी दुनिया और हमारी भीतरी दुनिया, मतलब हमारी चेतना, वो एक दूसरे का अक्स हैं। अच्छा। अगर आप एक को समझ लें तो दूसरे के राज खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ये सूत्र उसी कनेक्शन को अनलॉक करने की चाबियां हैं। ठीक है, तो पहली चाबी से शुरू करते हैं। सूत्र 3.26 कहता है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। इसका मतलब हुआ कि सूर्य पर संयम करने से ब्रह्मांड का ज्ञान मिलता है। अब ये संयम शब्द, मुझे यकीन है कि इसका मतलब सिर्फ सूरज को घूरना तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। संयम योग की शब्दावली का एक बहुत गहरा और तकनीकी शब्द है। हाँ, तकनीकी। असल में ये 3 चीजों का संगम है, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। जी, धारणा यानी किसी एक चीज पर ध्यान टिकाना, ध्यान हुआ उस ध्यान के प्रवाह को बनाए रखना, और समाधि वो अवस्था है जब आप उस चीज में इतने डूब जाएं कि आपको खुद का भी ख्याल ना रहे। वाह! जब ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ एक ही वस्तु पर होती हैं तो उसे संयम कहते हैं। मतलब ये एक तरह की टोटल एब्जॉर्प्शन या पूर्ण तल्लीनता की अवस्था है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। इसमें एक दिलचस्प बात होती है, जो जानने वाला है, जो जानने की प्रक्रिया है, और जिसे जाना जा रहा है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। हाँ, इन तीनों का फर्क मिट जाता है। ये थोड़ा गहरा है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझे? सोचिए, जब आप कोई ऐसा संगीत सुन रही हो जो आपकी रूह को छू जाए। एक पल ऐसा आता है जब आप ये नहीं सोच रही होती कि मैं एक व्यक्ति हूँ जो संगीत सुन रहा है। सही बात है। उस एक पल के लिए आप और वो संगीत एक हो जाते हैं। वो अनुभव ही सब कुछ होता है। संयम उसी तल्लीनता की एक बहुत गहरी और सचेत अवस्था है। वाह, ये तो बहुत अच्छी मिसाल है। तो जब कोई योगी सूर्य पर इस तरह का संयम करता है तो उसे मिलता क्या है? क्या उसे सूर्य के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन का पता चलता है? मतलब किस तरह के ब्रह्मांड का ज्ञान मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सूत्र ये नहीं कह रहा कि आपको वैज्ञानिक डेटा मिलेगा, बल्कि आपको उस चीज का सार या एसेंस पता चलेगा। सूर्य के मामले में आपको सिर्फ एक आग का गोला नहीं दिखेगा, बल्कि वो पूरा ब्रह्मांडीय सिस्टम समझ आएगा जिसका सूर्य केंद्र है। अच्छा। आपको वो सार्वभौमिक व्यवस्था, वो यूनिवर्सल ऑर्डर समझ आएगा, जिसके नियम से सारे ग्रह, सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और चल रही हैं। अच्छा, तो ये इन्फॉर्मेशन से ज्यादा इनसाइट की बात है। हाँ, बिल्कुल। आज के दौर के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। हम सब अपने फोन पर हर सेकंड जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों में जी रहे हैं। एक ट्वीट यहाँ, एक हेडलाइन वहाँ। हम पिक्सल को तो देख रहे हैं, पर पूरी तस्वीर हमसे छूट रही है। बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी आपने। तो सूर्य पर संयम करना इसका ठीक उल्टा हुआ। एक ही जगह ध्यान लगाकर पूरे सिस्टम को, पूरी बड़ी तस्वीर को एक साथ समझना। हाँ, ये फ्रैगमेंटेड नॉलेज के खिलाफ एक एंटीडोट जैसा है। सूर्य यहाँ सिर्फ एक तारा नहीं है, वो जीवन, ऊर्जा और बुद्धि का प्रतीक है। जब आप उस पर संयम करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत चेतना उन सीमाओं को तोड़कर उस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ जाती है। तो अगर सूर्य हमें ब्रह्मांड का ये विशाल, एक तरह का ग्रैंड डिजाइन दिखाता है, तो सवाल ये उठता है कि उसकी बारीकियां कैसे काम करती हैं, वो सूक्ष्म लय, वो ठंडा सुकून कहाँ से समझ आएगा? मुझे लगता है शायद यहीं पर चंद्रमा की भूमिका आती होगी। बिल्कुल, आपका सोचना एकदम सही दिशा में है। अगला सूत्र है
3.27 चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम, यानी चंद्रमा पर संयम करने से तारों की व्यवस्था का ज्ञान मिलता है। यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। सूर्य इतना विशाल है, ऊर्जा का स्रोत है, हाँ, और चंद्रमा तो बस उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो फिर चंद्रमा हमें तारों के बारे में ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान कैसे दे सकता है? ये तो थोड़ा उल्टा नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन यहाँ ज्ञान का संबंध शक्ति या आकार से नहीं बल्कि गुण से है। अच्छा। सूर्य की ऊर्जा प्रचंड है, वो एक विशाल व्यवस्था को समझने में मदद करती है, लेकिन चंद्रमा की प्रकृति शीतल और सूक्ष्म है। वो हमें उस व्यवस्था के अंदर की बारीकियों, उसके चक्रों और उसके सामंजस्य को समझने में मदद करता है। वाह! अगर सूर्य ब्रह्मांड का इंजन है तो चंद्रमा उसका संगीत है, उसकी धुन है। इंजन और संगीत, ये बढ़िया फर्क है। और योग दर्शन में चंद्रमा को हमेशा से मन और भावनाओं का प्रतीक माना गया है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, वैसी हमारे मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। सही बात है। पूर्णिमा का असर, ये सब बातें तो सुनी है। जी, तो जब कोई साधक चंद्रमा पर ध्यान करता है तो वो सिर्फ बाहर के तारों की स्थिति ही नहीं समझ रहा होता, बल्कि एक तरह से वो अपने मन की लय को, अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को ब्रह्मांड की उस विराट लय के साथ सिंक करने की कोशिश कर रहा होता है। सिंक करना यानी एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन। बिल्कुल। आपको न सिर्फ ये पता चलता है कि कौन सा तारा कहाँ है, बल्कि ये भी महसूस होता है कि उस व्यवस्था में एक खूबसूरत हारमोनी है, एक संगीत है। और जब आप उस बाहरी संगीत को महसूस करते हैं तो आपको अपनी भीतरी भावनात्मक दुनिया को संतुलित करने की चाबी मिल जाती है। मतलब बाहर के ब्रह्मांड को देखकर अपने अंदर के ब्रह्मांड को साधना। सही। ठीक है, तो हमें सूर्य से मिली एक बड़ी व्यवस्था, एक ग्रैंड स्ट्रक्चर। चंद्रमा से मिला उसका सूक्ष्म संगीत और लय। लेकिन इस पूरे कॉस्मिक डांस में क्या कोई ऐसा बिंदु है जो स्थिर हो, एक ऐसा लंगर जिसके चारों ओर ये सब कुछ घूम रहा हो? मुझे लगता है हम सब अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही एक स्थिर बिंदु खोजते हैं, और शायद इसीलिए इस त्रिमूर्ति का तीसरा हिस्सा ध्रुव तारा है। एकदम। सूत्र 3.28 कहता है, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, यानी ध्रुव तारे पर संयम करने से उनकी मतलब तारों की गति का ज्ञान होता है। और जैसे मैंने कहा, ये विरोधाभासी लगता है। ध्रुव तारा तो स्थिरता का प्रतीक है, फिर उससे गति का ज्ञान कैसे? हाँ, यही तो इस सूत्र की प्रतिभा है। ध्रुव तारा आकाश में वो एक बिंदु है जो हमें स्थिर दिखाई देता है, जबकि बाकी सारे तारे और नक्षत्र उसके चारों ओर घूमते हुए लगते हैं। हाँ, वो एक कॉस्मिक एंकर पॉइंट है। बिल्कुल। अब सोचिए, जब आप अपना पूरा ध्यान और चेतना इस एक स्थिर बिंदु पर टिका देते हैं तो क्या होता है? तो मुझे लगता है कि उस स्थिरता के मुकाबले बाकी हर चीज की गति साफ साफ दिखाई देने लगेगी। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बहुत ही शोर शराबे वाली पार्टी में हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन तभी आपकी नजर एक ऐसे शांत व्यक्ति पर पड़ती है जो कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा है। अच्छा। अगर आप उसके पास जाकर खड़े हो जाएं, तो अचानक आपको पूरी पार्टी का पैटर्न, कौन किससे बात कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सब कुछ साफ नजर आने लगता है। क्या बात है। ध्रुव तारा आकाश की उस पार्टी का वो शांत कोना है। मतलब ध्रुव तारा सिर्फ स्थिरता के बारे में नहीं है, बल्कि वो स्थिरता वो चाबी है जिससे सारी गति का रहस्य खुलता है। ये तो कमाल का नजरिया है। और इसका एक बहुत गहरा व्यवहारिक पहलू भी है। हजारों सालों तक समुद्र में नाविक इसी तारे को देखकर दिशा तय करते थे। हाँ, वो एक गाइड था। जी। तो जब एक योगी इस पर ध्यान करता है तो उसे सिर्फ तारों की गति का ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उसे अपने जीवन की गति को समझने के लिए भी एक दिशा मिलती है, एक स्पष्टता मिलती है। और स्रोत में ये भी लिखा है कि इससे समय के ब्रह्मांडीय प्रवाह की एक गहरी समझ मिलती है। शायद इसका मतलब ये है कि जब आप जीवन के उतार चढ़ावों से गुजर रहे होते हैं तो आपको ये याद रहता है कि इन सब बदलावों के पीछे भी कुछ है जो स्थिर है, जो शाश्वत है। बिल्कुल। आप जीवन के नाटक को एक दर्शक की तरह एक शांत केंद्र से देखना सीख जाते हैं। आज की दुनिया में तो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सही कहा। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखें, सूर्य, चंद्रमा और ध्रुव तारा, तो ये एक साधक के लिए क्या तस्वीर बनाते हैं? इनका सार क्या है? ये तीनों मिलकर चेतना के विकास का एक पूरा रोड मैप बनाते हैं। सूर्य आपको ब्रह्मांड की भव्य संरचना और ऊर्जा से जोड़ता है, ये वॉट है। चंद्रमा आपको उसकी सूक्ष्म लय, उसके पैटर्न से जोड़ता है, ये हाउ है। और अंत में ध्रुव तारा आपको उस संरचना और लय के पीछे के शाश्वत नियम और स्थिरता का बोध कराता है, ये वाय है। मतलब ये सिर्फ ब्रह्मांड के राज जानना नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने की एक प्रक्रिया है, परत दर परत। हाँ, ये सूत्र कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दे रहे, ये प्रैक्टिकल अभ्यास हैं,
और इनके लाभ भी बहुत व्यवहारिक हैं। इन अभ्यासों से सबसे पहले तो मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, जो आज के अटेंशन इकोनॉमी के दौर में सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। दूसरा, भावनात्मक संतुलन आता है, जैसा हमने चंद्रमा के संदर्भ में बात की। और तीसरा, जब आप सृष्टि के इतने गहरे नियमों से जुड़ते हैं तो आपका अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन तेज हो जाता है। हाँ, आप चीजों को सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि उनकी गहराई में जाकर महसूस करने लगते हैं। सही। स्रोत में ये भी लिखा है कि इससे अनुशासन और आंतरिक स्थिरता मजबूत होती है, और शायद सबसे जरूरी बात, ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के प्रति एक श्रद्धा का भाव जागता है। जी, आप प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि पतंजलि के ये सूत्र हमें एक आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड को सिर्फ बाहर दूरबीनों से मत देखो, वो तुम्हारे अंदर की दुनिया को समझने का एक नक्शा भी है। सूर्य से व्यवस्था, चंद्रमा से लय और ध्रुव तारे से स्थिरता, ये सब असल में हमारे अपने मन, भावनाओं और जीवन को संतुलित करने के ही औजार हैं। बिल्कुल, ये उस महान भारतीय सिद्धांत को जिंदा कर देता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा इस शरीर में है वैसा ही इस ब्रह्मांड में है। जी, इन आकाशीय पिंडों पर ध्यान लगाकर हम असल में अपने ही मन और अपनी चेतना की गहराइयों की यात्रा कर रहे होते हैं। बाहरी आकाश बस एक दर्पण बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें